ममता बनर्जी के 15 साल के राज के बाद लोगों को हो गया कि इनके बस का नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में करके दिखाया है। प्रधानमंत्री की जो क्रेडिबिलिटी है, उसके अलावा जो राज्य सरकारें हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है, वो आंखों से देख रहे हैं लोग कि कैसे बदल रहा है। बीजेपी रूल जो स्टेट है, उसके अलावा भी दूसरे स्टेट भी, उनमें कितना बदलाव आ रहा है। 5 साल में के लिए जो सरकार आती है वो भी कितना बदलाव लाती है। 15 साल वाली सरकार भी नहीं ला पाई है। तो मुझे लगता है कि कम से कम मैं अपनी ही बात कर सकता हूं, कोई डाउट नहीं लग रहा है बीजेपी की जीत हो रही है, और मेरे हिसाब से वन साइडेड जीत हो रही है। ये पश्चिम बंगाल का रिकॉर्ड है। जो भी पार्टी आई है बड़े बहुमत से आई है। ठीक, ऐसा नहीं होता कि 4 सीट कम हो गई और 5 सीट ज्यादा हो गई, इस तरह का मैंडेट नहीं। 2 सर्वे कल शाम जारी भी हुए। अगर ये मैंडेट आप देने की कोशिश करेंगे कि 5, 7, 10 सीटों का अंतर रह जाए, तो वो हमेशा रिस्की रहेगा कि कम हो सकता है, नीचे आ सकता है। इतना अंतर रखो कि कोई रिस्क ही न रहे। तो लोगों ने उस रिस्क को, ये पोलिंग परसेंटेज बताता है कि लोगों ने उस रिस्क को खत्म कर दिया। ठीक है, कि क्लियर मैंडेट होगा। जो कि मैं आपसे कह रहा था, 2 सर्वे जो और आए हैं, एक आया चाणक्य टुडे का, तो उन्होंने वही 190 के ऊपर दिया है बीजेपी को, और दूसरे ने वही 150-160 वोट 5 का जो आया है, उन्होंने वैसा सर्वे दिया है। आप कह रहे हैं 190 भी नहीं हुआ तो 70 पार तो हो गई, 170 प्लस। नहीं, उससे ऊपर 190 हो तो कोई आश्चर्य नहीं। मैं तो कह रहा हूँ 200 भी पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हाँ, आप देखिए, मतलब ममता बनर्जी को उस हालत में एंटी इनकम्बेंसी 21 में भी थी, 215 सीटें मिली। तो ऐसा नहीं है। और ये जो होता है ना कि 30% मुसलमान, 30% मुसलमान, 70% हिंदू है भाई, 70% भी उसका मिल गया बीजेपी को, तो 49% वोट हुआ। ठीक है, और 49% का मतलब है जो ममता को मिला था उसमें से कम होगा ममता का। दोनों चीजें देखिए, बीजेपी का बढ़ेगा हिंदू वोट और ममता बनर्जी का कम होगा, तो वो डिफरेंस को और बड़ा कर देता है। ठीक है, तो इसलिए उस 30% से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वरना आप देखिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो है वो संभल की सीट बीजेपी कभी जीत सकती है। ठीक। और जो आप कह रहे थे कि जैसे सर ने भी कहा कि भाई लोगों को अगर ये भरोसा चाहिए था कि क्या बीजेपी अगर जीतती है तो क्या ये हमको बचा लेंगे, या कोई हमारे पीछे खड़ा है कि नहीं है, तो वो आपने कहा कि वो उनको नहीं मिला, लेकिन तब भी लोगों ने मन इस बार बना रखा है कि जिस तरह से सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया गया उससे भरोसा। उसके बाद जो कहा गृह मंत्री ने कि चुनाव के बाद, मतदान के बाद भी सेंट्रल फोर्सेस रहेंगी, तो ये एक एश्योरेंस हुआ कि पिछली बार की गलती बीजेपी दोहराने नहीं जा रही। और वो तो पूरे इलेक्शन में आपको दिखाई दिया, जिस तरीके से सेंट्रल फोर्सेस ने ही नहीं बल्कि स्टेट पुलिस ने भी, उन पर जो आरोप था कि ये बिल्कुल एक एक्सटेंशन की तरह, पार्टी के एक्सटेंशन की तरह काम करते हैं, इस बार उन्होंने भी सेंट्रल फोर्सेस के साथ साथ काफ़ी न्यूट्रल उनका बिहेवियर रहा है। कई वीडियोस में हमने ऐसा देखा, खबरें ऐसी आती रहीं। और जहाँ तक बीजेपी के लड़ने का सवाल है, तो वो कल रात को भी प्रूव हुआ। ममता बनर्जी को 4 घंटे स्ट्रांग रूम में बैठना पड़ा, तो सामने शुभेंदु अधिकारी ने अपना आदमी बैठा है कि तुम सामने बैठोगे। 1 इंच कोई जगह स्पेस देने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी को बीजेपी कहीं छोड़ नहीं रही है। बिल्कुल सर। और जैसे मेरा अपना ये मानना रहता है कि किसी भी एग्जिट पोल से ज़्यादा अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर के फीडबैक को लेना, तो उससे ज़्यादा भरोसेमंद कुछ नहीं होता है, क्योंकि हर बूथ पे उनके वर्कर महीनों से रहते हैं। और बीजेपी जैसी पार्टी तो 3-3, 4-4 महीने से लोगों को वहाँ पे कैंप कराई रहती है, और इतना बड़ा फोर्स होता है। तो उसमें जो अगर प्रोजेक्शन के लिए वो डाटा ऑन रिकॉर्ड आके भले कुछ बोल दें, अंदर खाने सिस्टम को पता होता है कि फिगर कहाँ जा रहा है। तो दोनों पक्ष को अगर आप देखें, बीजेपी और टीएमसी को, तो एक चीज़ एकदम आपको समझ में आएगी कि बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल गजब का है और टीएमसी दबाव में है। और टीएमसी वाले ये ज़्यादातर आपको कहते हुए मिलेंगे, उनसे जुड़े हुए लोग की नेक टू नेक जा रहा है, ठीक। और बीजेपी वाले इतने कॉन्फिडेंस में कि वो ये बताने में लगे हुए हैं कि टीएमसी ने क्या क्या गलतियां की, कहाँ चुनाव टीएमसी से खराब हुआ। दूसरी चीज़ कि सौरभ, पहले फेज के बाद जब बीजेपी में टॉप लेवल पे कुछ आइडियाज़ आए बाहर से, टॉप लेवल पे डिस्कशन करने के लिए कि सेकंड फेज के लिए ये करना चाहिए, तो सीधे ये निर्देश दिया गया कि कीप इट सिंपल। पहला फेज में जिस प्रकार से हम लोग आगे बढ़े हैं, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बहुत आसानी के साथ बहुमत में जा रहे हैं। तो जब आप फ्रस्ट्रेशन में होते हो, दबाव में होते हो, तो बहुत कुछ ट्राई करते हो, बहुत कुछ उठपटांग बोलते हो, जो कि टीएमसी करते हुए नजर आ रही है। बीजेपी एकदम कूल कमांड। आज के 2 दिन की अगर बैठक की बात करें सौरभ, हाँ, ये बीजेपी काउंटिंग डे को लेकर के क्या बैठक कर रही है? अब सोचिए, काउंटिंग डे के बैठक, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि बीजेपी का मानना था कि 2021 के विधानसभा चुनाव में हमारी 50-55 सीटें ऐसी खराब हो गई जो कि हम जीतते, लेकिन काउंटिंग में हेरफेर हुई,
गड़बड़ी हुई, हमारे लोगों को या तो भगा दिया गया या फिर हमारे लोग बहुत इक्विप्ड नहीं थे इंफॉर्मेशन के मामले में। तो ये 2 दिन की बैठक है, आज 3 बैठक, कल 3 बैठक। एक बैठक में लगभग 30 विधानसभा के 6 लोगों को बुलाया जा रहा है और उनको बुलाकर भूपेंद्र यादव जो कि 16-17 राज्यों में प्रभारी रह चुके हैं, चुनाव प्रभारी, वो बता रहे हैं कि आपको जब काउंटिंग होगी तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, बैलेट पेपर कैसे, बैलेट वोट कैसे खुलना चाहिए, उस पर अगर ऑब्जेक्शन करना है तो किस आधार पर ऑब्जेक्शन करें, ईवीएम जब खुल रहा है तो उस पर किस आधार पर ऑब्जेक्शन करें, सामने वाला अगर ऑब्जेक्शन करे तो उसे कैसे न्यूट्रलाइज करें। उसके पीछे वजह यह है सौरभ कि बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग काउंटिंग में लगे रहेंगे उनका 3-3, 4-4 बार का एक्सपीरियंस है काउंटिंग कराने का, ज़्यादातर का। दूसरी तरफ बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता कई बूथ पे, कई विधानसभा में नए हैं, उनको उस चीज़ का अनुभव नहीं उस तरफ में।